बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। शहर इक़्तिदार से गैर मामूली खबरें हैं, 3 इमारतों से 4 बड़ी खबरें हैं और लड़ाई अगले मरले में दाखिल हो गई है। वाज़े तौर पर तसादुम और टकराव के जो इम्कानात थे उनमें इजाफा हो गया है और सूरत हाल बिल्कुल टकराव और तसादुम की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैं पांचों चीजें आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि मामलात कितने संगीन हो गए हैं। देखें, एक तो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई है उसका इजलास था जो कि नहीं हो सका। 2 मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पहली खबर यह आ रही है कि काजी फाइज ईसा साहब के अवेलेबल न होने की वजह से जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो नहीं हुआ। दूसरा था कि 2 जजेस ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कोई मौकफ नहीं आया। और मैं अभी देख भी लेता हूं क्योंकि मैंने जो शाहिद कंबोयो साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मीडिया को डील करते हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि जो भी ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का मौकफ है वो सामने आ जाए कि आखिर मामला और माजरा क्या है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में आज ये इजलास नहीं हुआ। आज ये इजलास बहुत अहम इसलिए था कि आज इम्कानात थे कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुजवजा तरमीम को चैलेंज किया है वो मामला टेकअप हो सकता है, उसके लिए बेंच बन सकता है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो एक्ट के तहत कमेटी है उस कमेटी का इजलास भी नहीं हो सका। तो एक तो ये है सबसे अहम खबर। दूसरी जो खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने 184(3) के तहत एक पिटीशन दायर की थी कि इन आईनी तरमीम को होने से रोका जाए और इनको अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया था। और मैं 27 मिनट की मेरी एक वीडियो है, आप अगर मेरी पिछली 4-5 वीडियोस में जाकर देखेंगे उसमें मैंने पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान जिसमें जो आबिद जुबैरी साहब हैं, शहाब सरकी साहब हैं, दीगर जो हैं इश्तियाक खान साहब हैं, इन 6 मेंबर्स की पिटीशन का मतन और तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। वो कितनी अहम पिटीशन थी और वो टेकअप हो सकती थी, लेकिन इतलात यही है कि काजी साहब आज अवेलेबल नहीं थे जिस वजह से आज मीटिंग ही नहीं हुई। और आई थिंक ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि काजी साहब, अगर ये खबर दुरुस्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल मौकफ हमारे सामने आया नहीं है और जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो जाहिर है यही बता रहे हैं और अस्ताद मलिक साहब ने भी ट्वीट किया है कि काजी फाइज ईसा साहब अवेलेबल नहीं थे और जब काजी साहब अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए ये इजलास जो है वो नहीं हो सका। इसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है कि आज एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ आज ही ये खबर आई है कि वफाकी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की जा रही है सरदार की ऑर्डिनेंस के जरिए और इसकी कंपोजिशन को चेंज किया जा रहा है। पहले इसकी कंपोजिशन ये है कि काजी फाइज ईसा साहब में उसमें और उनके बाद जो 2 सीनियर जजेस हैं वो हैं यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया था उमरता बंदियाल साहब के दौर में और इसका मकसद काजी फाइज ईसा साहब को स्ट्रॉन्ग करना था, काजी फाइज साहब को इंटर करना था उस कमेटी में जो केसेस लगाने वाली है। लेकिन अब इसमें मामला ये हुआ है कि क्योंकि हुकूमत का यह था कि काजी साहब जो हैं वो जब आएंगे तो फिर काजी साहब जो है वो बहुत चीजें करेंगे, लेकिन वो जो गड़ा किसी और के लिए बंदियाल साहब के लिए खोदा गया था उसमें खुद काजी साहब गिर गए हैं और काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कहा था कि आइन से मुतसादिम नहीं है और काजी साहब ने इसको बरकरार रखा था। अब काजी साहब के लिए मुश्किलात ये हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों क्योंकि वो अपने हलफ के साथ जाते हैं, आइन के साथ जाते हैं और पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो 2-1 से फैसले हो जाते हैं बेंचेस की तश्कील में भी, केसेस लगाने के हवाले से भी। तो अब काजी साहब जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली की जा रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस कमेटी के सरबराह होंगे, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब होंगे और तीसरे जज जो है वो मुनीब अख्तर साहब नहीं होंगे बल्कि काजी फाइज ईसा साहब के नामजद करदा जज, चाहे वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं चाहे वो नईम अफगान साहब हैं, जाहिर है इस तरह का कोई जज वो रखेंगे तो वो जज जो है वो तीसरा मेंबर होगा। ये अब इतलात आ रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये चेंजिंग करने जा रहे हैं। तो पहली खबर कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसका इजलास ना होना, उसमें बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस होनी थी। उसमें हो सकता है ये 2 जजेस सोमोटो का भी कह सकते थे और हो सकता है कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल की पिटीशन टेकअप हो सकती थी। ये सारे मामला उसका ना होना, साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली काजी फाइज साहब के लिए। और फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त ये ट्वीट किया कि यही मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि इसको इसलिए मुनीब अख्तर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कलअदम किया था कि इस तरह से तो जो सरकार है, जो मुकन्नना है, उनके पास इख्तियार आ जाएगा कि वो कल को सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर सकें। आप देखें आज उनको लगता है कि मंसूर अली के मुनीब अख्तर साहब इश्यूज कर रहे हैं, कल को वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी इसमें पहले नंबर वाला जज होगा, मिसाल दे रहा मतलब, और साथ 5वें नंबर वाला होगा और साथ 11वें नंबर वाला होगा। क्यों कि जनाब वो 5वें नंबर पे क्योंकि वो हैं अमीनुद्दीन खान साहब वो होंगे और 10वें 11वें पे जिस भी नंबर पे हैं नईम अफगान साहब वो होंगे या जमाल खान मुदखेल साहब जिस नंबर पे हैं वो होंगे। मतलब ये तो फिर सरकार इस तरह से अपने मनपसंद जजेस को के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए और अपनी हमायत में फैसले करवाने के लिए कानून में तब्दीली करके करती रहेगी। यही वजह थी कि उमरता बंदियाल साहब के दौर में भी और फिर बाद में मुनीब अख्तर साहब वगैरह ने फैसला लिया था कि यह आइन से मुतसादिम है, सरकार को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो इस तरह से सिंपल कानून में चेंजिंग करके और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कंट्रोल कर सके। तीसरी खबर यह है कि जनाब जो दरखास्त थी
सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार कौंसिल की मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद कर दिए। ये एतराजात काजी साहब से पूछे बगैर हो नहीं सकते और 8 एतराजात लगाकर इसको वापस कर दिया गया है। अब होगा ये कि इसके ऊपर अपील होगी, वो चैम्बर अपील होगी, फिर ये लंबा प्रोसेस। मकसद है कि किसी तरह से काजी साहब की जो 2/3 अक्सरियत पूरी करके और काजी साहब के लिए जो एक पूरी अदालत फेडरल कोर्ट तश्कील दी जानी है और काजी साहब को उसका चीफ जस्टिस लगाना है, उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें जो 8 एतराजात लगाए गए हैं वो ये हैं कि मुजवजा आईनी तरमीम ने ताल कानून की शक्ल इख्तियार नहीं की, इसलिए आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती कि अभी तो एक मसौदा है, अभी तो एक कानून बना नहीं है, ये अभी तो आईन में तरमीम हुई नहीं है। दूसरा एतराज यह है कि किसी कानून को अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मंजूर करते हैं, अरकान पार्लियामेंट को इस दरखास्त में फरीक नहीं बनाया गया। तीसरा यह है कि दरखास्त में वफाक सूबों, वज़ीर-ए-आज़म और सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है जो पार्लियामेंट के रुकन नहीं। अगला एतराज यह है कि आर्टिकल 248 के तहत फरीक नंबर 9 और 10 को इस केस में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। अगला एतराज यह है कि आइन के तहत कानून बनाना मुकन्नना का इख्तियार है, कानून बनाने से कबल ही इस हक को खत्म नहीं किया जा सकता। आगे यह है कि दरखास्त में फर्जी नुकात को उठाया गया। आगे यह है कि दरखास्त गुजारों ने कहा है कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला हैं, बार कौंसिल एक्ट के मुताबिक वकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगला एतराज यह है कि दरखास्त गुजार अगर मुतासरा फरीक हैं और खुद को पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर जो है वो करार पाना चाहते हैं तो फिर बार कौंसिल या जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है उससे नुमाइंदगी का इजाजतनामा लेके आए, क्योंकि कल सबको पता है कि पाकिस्तान बार भी इस वक्त नून लीग की गोद में बैठी है और सुप्रीम कोर्ट बार भी इस हुकूमत का जो इक़्तिदार का बिस्तर है उस पर लेटी हुई है। तो कल साहब कहते हैं कि इन दोनों से जो इस वक्त शरीफ खानदान के घर के 2 फोरम बने हुए हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल भी और उनकी लौंडियां बने हुए हैं, इन दोनों फोरम्स के जो हेड हैं उनसे आप इजाजतनामा लेकर आए। और लास्ट ये है कि आइन के आर्टिकल 189 के तहत राजा आमिर खान बामुकाबल वफाक केस में का फैसला इस ऑफिस पर बाइंडिंग नहीं है। तो ये है जनाब। उसके बाद ये हो गई 3 डेवलपमेंट्स। पहला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का के तहत मीटिंग का न होना, ये बहुत गैर मामूली है। दूसरा, जो एक सुधारती ऑर्डिनेंस जारी करने लगे हैं। 2, तीसरा ये मैंने आपको बता दिया है जो पाकिस्तान बार कौंसिल की दरखास्त पे एतराजात लगे हैं। चौथी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अयाज सादिक साहब ने एक खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इस चौथी और पांचवीं को इकट्ठा करके बता देता हूं। पांचवीं डेवलपमेंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पांचवें दिन भी हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो वजाती था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनकी लिस्ट जारी करे। हफ्ता गुजर गया, इतवार गुजर गया, सोमवार गुजर गया, मंगल गुजर गया, बुध गुजर गया, आज जुमेरात गुजर गया। 6 दिन गुजर गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। सोमवार से लेकर आज जुमेरात तक 4 इजलास इलेक्शन कमीशन कर चुका है, जराये से खबरें चलवा चुका है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे चुका है, और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और एक तसादुम और लड़ाई शुरू हो जाए और टकराव शुरू हो जाए। जो खत लिखा है अयाज सादिक साहब ने, और उन्होंने ये कहा है, ये 3 सफ़हात पे मुश्तमिल खत है, 6 पैराग्राफ है इसमें, और इसमें इस खत में जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अयाज सादिक, और उन्होंने कहा कि जी मैं बतौर स्पीकर कौमी असम्बली ये खत लिख रहा हूं, और उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी और पार्लिमानी बालादस्ती और इसके असरात के नजरिए के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल मसले को हल करने की ख्वाहिश रखता हूं। अयाज सादिक ने कहा है कि मुल्क में अपने पार्लिमानी निज़ाम की आज़ादी और वकार के लिए पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को कायम रखना इंतहाई जरूरी है। ऐसा कोई भी अमल जो पार्लियामेंट की बालादस्ती को अंडरमाइन करता हो उससे अवाम का हमारे इदारों पर एतमाद और भरोसा मुतासर होता है। पैराग्राफ नंबर 2 में अयाज सादिक साहब ने लिखा है कि काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर बनाम इलेक्शन कमीशन के 12 जुलाई 2024 केस में दिए गए फैसले में इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की है कि वह आजाद हैसियत में इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों को एक और सियासी पार्टी ज्वाइन करने की इजाजत दें। अगरचे जनरल इलेक्शन 2024 में वो पहले ही एक सियासी जमात को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आजाद डिक्लेयर किया और कहा कि आप किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। स्पीकर ने कहा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जीतने वाले उम्मीदवारों को सियासी जमात तब्दील करने की इजाजत दे दी है और उन्हें कंफर्म कर दिया है कि वो उस पार्टी के उम्मीदवार हैं। स्पीकर ने कहा है कि उन्हें आजाद उम्मीदवार अब तस्वर किया जाएगा, उन्हें किसी और जमात का उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि 12 जुलाई के फैसले के बाद पार्लियामेंट यानी मजलिस शुरा ने इलेक्शन एक्ट 2024 दूसरी तरमीम पास की है, जिसकी मंजूरी सदर मुमलिकत ने 7 अगस्त 2024 को दे दी है, और यह कानून गजट ऑफ पाकिस्तान में 9 अगस्त 2024 को शाये किया गया, और इस तरमीम में 2 मखसूस शिकों में तरमीम की गई है। और स्पीकर ने कहा है कि ये जो शिकें हैं वो उसका उनका हिस्सा भी बनाया है, और जिसमें यही है कि इंतखाबी निशान अलाट करवाने से पहले RO के सामने अगर कोई डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाता तो वो किसी जमात का उम्मीदवार नहीं होगा, वो आजाद डिक्लेयर होगा और उसे किसी सियासी जमात का उम्मीदवार जो है वो तस्वर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर
وہ جو ہے وہ کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے ایک بار تو پھر وہ اپنی وابستگی کسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے کہا کہ قانون میں اب تبدیلی ہو گئی ہے. پھر چوتھے پیراگراف میں الیکشن اسپیکر نے لکھا ہے کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 1 کی ذیلی شق 2 واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس ترمیم کا اطلاق اس وقت سے ہوگا جب 2017 میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا. پیراگراف نمبر 5 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس تناظر میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ آزاد کامیاب امیدوار پہلے جس ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں اب ان کو پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر مکمل طور پر عمل درآمد کے بغیر اب کوئی نئی ایلوکیشن نہیں کر سکتا. یعنی الیکشن کمیشن کو کہا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ 8 ججز کا نہیں ماننا, اور وہ مان بھی نہیں رہا الیکشن کمیشن, اور ظاہر سے خبریں چلوا رہے ہیں, سپریم کورٹ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اسکندر راجہ صاحب کہ بہت سخت الفاظ میں سپریم کورٹ کے خلاف خبریں چلوائی گئی. اس کے بعد اسپیکر نے لکھا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ترمیم کے آنے سے پہلے فیصلہ دیا اس لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. ایاز صادق نے لکھا ہے کہ اب ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق ہوگا اور اس ترمیم سے پہلے دی گئی رولنگ کو سپر سیڈ کیا جائے گا. خط میں کہا گیا کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اوپر جو کچھ کہا گیا وہ صرف میری رائے نہیں ہے اور حقیقت میں یہی عزت مآب سپریم کورٹ کی بھی ہے. اور پیراگراف نمبر 6 میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمشنر سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے خط میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ اس وقت فیلڈ میں ہے, اس لیے الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے گئے قوانین کو عزت دے اور پارلیمانی بالادستی سمیت جمہوریت کے اصولوں کی پاسداری کرے. اس کے بعد اسی طرح سے ملتا جلتا ایک خط ملک احمد خان صاحب نے بھی لکھ دیا ہے اور ان دونوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں اب تحریک انصاف کو نہیں دے سکتا. جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے وہ ایک بار جب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تو اب وہ پارٹی چینج نہیں کر سکتے, وہ پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے. یہ اس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا ہے ایاز صادق صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت شدید ٹکراؤ کی صورتحال ہے اور تصادم کی صورتحال ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے یہ مخصوص نشستیں دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں, یہ جو 41 ایم این ایز ہیں ان کے حد تک, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں. اس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جن کو دی جائے گی مخصوص نشستیں وہ حلف اٹھا لیں گے اور حلف اٹھا کے فوراً آئینی ترمیم پیش کر کے اور آئینی ترمیم پاس کروا دی جائے گی. یہ اگلا پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, لیکن اس میں بہت شدید تصادم ہوگا, بہت شدید لڑائی ہوگی. لیکن اس میں ان کو یہ ڈر ہے کہ 2 ججز بیٹھ کے کمیٹی کا اجلاس نہ بلا لیں, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, یہ سوموٹو نہ لے لیں, یہ کیس نہ فکس کر دیں. اسی لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چینج کیا جا رہا ہے تاکہ یہ 2 ججز سوموٹو نہ لے سکیں, یہ کیس فکس نہ کر سکیں, اور اس دوران پارلیمنٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو بھی ترامیم کروانی ہے وہ کروا لی جائیں. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں اور عامر فاروق صاحب ہوں اور حکومت, یہ سب ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ تینوں آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں, تینوں کا آپس میں رابطہ ہے, اور اس لیے عامر فاروق صاحب پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے 55 دن تک ٹریبیونل والے کیس کا فیصلہ محفوظ رکھا. قاضی صاحب پنجاب کے ٹریبیونلز کو انہوں نے جو ہے غیر مؤثر کر کے رکھا ہوا, ان کو کام نہیں کرنے دے رہے, اور ساتھ قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اجلاس نہیں ہونے دیا. یہ ساری وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ لڑائی بہت آگے بڑھ گئی ہے اور تصادم کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت لگا کے بیٹھے ہوں, ساتھ والی میں منصور علی شاہ صاحب لگا کے بیٹھے ہوں, لیکن ٹکراؤ اور تصادم کی صورتحال واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ اب وکلا جو ہیں ان کا آج کنونشن بھی تھا, اس پہ الگ سے بات کریں گے. وکلا نے بڑی سخت آج اعلانات کیے ہیں, وہ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اس لڑائی کو بہت آگے تک لے کر جانا چاہتے ہیں, تصادم کو بہت بڑھانا چاہتے ہیں, ملک کے اندر عدم استحکام کو بہت بڑھانا چاہتے ہیں, اور حکومت اور قاضی صاحب الیکشن کمیشن جو عامر فاروق صاحب ان پہ جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنوانا اور آئینی ترامیم کروانا, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس سے نقصان پاکستان کو ہوگا, عدم استحکام بڑھے گا, چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ججز کے اندر لڑائی بہت شدید ہو چکی ہے, پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے. یعنی سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے, سپریم کورٹ اکثریت کا نام ہے, اور اکثریت اس وقت آئین اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اختیارات جو ہیں وہ قاضی صاحب کے پاس ہیں, ان کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں, سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو آمنے سامنے لے آئے ہیں. اب سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک آرڈیننس صدر جاری کرنے جا رہے ہیں. اسپیکر نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر حملہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے لڑائی اور ٹکراؤ کو شدید ترین بڑھانے کی طرف کام ہو رہا ہے. تو چیزیں بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ تصادم اور ٹکراؤ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. صورتحال یہ سنگین ہے, ادارے آمنے سامنے ہیں, ٹکراؤ ہو گئی ہوگا, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ججز بیٹھ جائیں گے, وہ قاضی صاحب کہیں گے آپ بینچ بنا نہیں سکتے, آپ سوموٹو لے نہیں سکتے, اگر وہ لیں گے تو اس کے اوپر ایک مسئلہ ہوگا.
اور چیزیں قاضی صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا سکتے ہیں ججز کے خلاف, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ 3 ووٹ ان کے پورے ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اس کے ممبر, اور ساتھ عامر فاروق صاحب ہیں, اور تیسرے ہاشم خان صاحب ہیں, ہاشم خان کاکر صاحب ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو یہ جناب صورتحال ہے, بدلتی ہوئی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لڑائی جس طرف جاری ہے, اب کسی وقت بھی کوئی غیر معمولی خبر شہر اقتدار سے آ سکتی ہے. بہرحال جی دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الحکیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.